नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। कानपुर से है। कानपुर पुलिस चौकी के इंचार्ज का रुपए लेते वीडियो वायरल हो रहा है। कल्याणपुर थाने की इंदिरा नगर चौकी इंचार्ज यशपाल सिंह का रुपए लेते वायरल हुआ वीडियो। चौकी इंचार्ज कल्याणपुर में तैनाती के दौरान 3000 रुपए लेते कैमरे में कैद हो गए हैं। दिखा रहे हैं आपको फुटेज। 2 दिन पहले ही गश्ती में तैनाती हुई है और तैनाती के पहले से ही शुरू था एसआई यशपाल की वसूली का खेल। अब ये नया वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त कानपुर से आपको दे रहे हैं। कानपुर पुलिस के चौकी इंचार्ज का रुपए लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कल्याणपुर थाने के इंदिरा नगर चौकी इंचार्ज यशपाल सिंह रुपए लेते हुए वीडियो में साफ तौर से नजर आ रहे हैं। भाजपा के लिए मई का महीना चुनौतियों से भरा है। इस महीने भाजपा को अलग अलग चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करना है, वही प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी फाइनल करना है। दरअसल इस महीने राज्यसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों के नाम को फाइनल करना है और वजह यह है कि 11 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 31 मई तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है और इससे पहले हर हाल में भाजपा को अपनी उम्मीदवार की घोषणा करनी होगी। और इतना ही नहीं, इस महीने जयपुर में भाजपा के नेताओं की एक बड़ी बैठक होने वाली है। खबर यह भी है कि इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगानी है। और वहीं इस महीने विधान परिषद के लिए 3 और सीट खाली हैं और अप्रैल में 3 और मई में 3 सीट खाली होने के बाद विधान परिषद में कुल 6 सीट खाली हो जाएंगे। भाजपा को इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम तय करना है और भाजपा के लिए चुनौती ये है कि 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर इन पदों पर जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से नाम फाइनल करना होगा। अब इन चुनौतियों से भाजपा हाईकमान किस तरीके से निपटता है, कैसे इनका सामना किया जाता है, नामों का ऐलान किस तरीके से होता है, क्योंकि 2024 भी बहुत करीब है, इसलिए ये खबर अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। चलिए और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। अनुभव, ये मई का महीना जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चुनौतियों से भरा हुआ महीना रहने वाला है। तमाम नाम है राज्यसभा के चुनाव को लेकर भी जो फाइनल किए जाने हैं और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर भी मंथन का दौर लगातार चल रहा है। और हर नाम को ध्यान में इसलिए भी रखना जरूरी है क्योंकि सामने 2024 के आम चुनाव हैं। अनुभव, देखिए बिल्कुल, और मई का महीना हम कहें तो बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेने हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये मई का महीना। अभी देखिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है और कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन के भीतर नया प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा बीजेपी को। तो वो एक चीज़ है जिसके लिए लगातार इंतजार हो रहा है, क्योंकि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जब कैबिनेट मंत्री बन गया उसके बाद से ये तय हो गया कि अब नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। बहुत सारे नाम चर्चा में हैं, तो एक नई नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष की होनी है। इसके अलावा आप देखिए अभी अप्रैल में 3 जो है सीटें विधान परिषद की खाली हुई हैं और अब मई में यही है 25 के बाद जो है वो 3 सीटें और विधान परिषद की खाली हो जाएंगी। तो 6 लोग, आखिर वो 6 लोग कौन होंगे? और ये जो राज्यपाल मनोनीत करते हैं ये वो सीटें हैं, तो वो 6 नाम कौन होंगे जो सदन के सदस्य बनेंगे, जो विधान परिषद जाएंगे बीजेपी की ओर से? तो उसको लेकर भी एक निर्णय लेना है। अब वो नया प्रदेश अध्यक्ष आ जाएगा उसके बाद तय होगा या पहले तय होगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर आप देखिए जो 4 जुलाई को कार्यकाल खत्म हो रहा था, राज्यसभा के जो 11 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में वो रिक्त हो रही थी, उसके लिए कल जो है निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब अगर चुनाव की नौबत आती है तो वो 10 जून को वोटिंग होगी, यानी उससे पहले नामांकन की जो प्रक्रिया वो इसी महीने की आखिरी तारीख को है। तो उससे पहले उन सीटों पर बीजेपी किसको लड़ाएगी ये भी डिसीजन लेना है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये मई का महीना बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। नया प्रदेश अध्यक्ष आना है,
6 सीटें विधान परिषद की हैं जो रिक्त हो रही हैं, तो वहाँ पर कौन जाएगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और फिर ये जो 11 सीटें जहाँ पर हम कहें राज्यसभा की जो सीटें खाली हो रही, यहाँ पर कौन कौन जाएगा। अभी 5 इन 11 में 5 बीजेपी के सदस्य हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। उन 5 में से किसको बीजेपी रिपीट करेगी? क्यों? क्योंकि अब बीजेपी 5 नहीं बल्कि 11 में 8 लोगों को भेज पाएगी, जो नंबर उसके पास वर्तमान में विधानसभा में। इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा उसके नाम की घोषणा हो जाएगी। क्योंकि राष्ट्रीय कार्य परिषद की जो बैठक होनी है जयपुर में वो भी 20-21 को है, तो उससे पहले ये तय माना जा रहा है कि जल्द घोषणा हो जाएगी। अब नया प्रदेश अध्यक्ष जब आएगा उसके बाद ही जो विधान परिषद के 6 सदस्य कौन होंगे, किनका मनोनयन हो, किनका नाम राज्यपाल के यहाँ भेजा जाएगा, वो फैसला तब होगा। और उसके साथ ही साथ देखिए, नए अध्यक्ष के आने के साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चुनौतियां सामने भी होंगी। अब 11 में अगर 8 जीत पाएंगे बीजेपी के लोग राज्यसभा के चुनाव में, तो वो 8 नाम कौन होंगे? क्या 24 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को बीजेपी साधेगी? उनके भी नाम घोषित करने होंगे। इसलिए ये मई का महीना बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिहाज से, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिहाज से। ठीक है अनुभव, ये मई का महीना कार्यकर्ताओं के लिहाज से भी बहुत अहम है और तमाम जो नेता लगातार काम कर रहे हैं, जिनको उम्मीदें भी हैं कि उनको भी आगे किया जा सकता है, उनके लिए भी ये पूरा महीना बहुत अहम है। और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जयपुर में जो एक बड़ा कार्यक्रम होना है, बड़ा इवेंट होना है, उससे पहले कहा जा रहा है कि नया प्रदेश अध्यक्ष भी भाजपा को उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। शुक्रिया आपका अनुभव पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और आज महासम्मेलन होना है कानपुर में, उसकी बात कर लेते हैं। आज से कानपुर शहर में पहली बार अखिल भारतीय महापौर परिषद की वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। कानपुर महानगर में 112वीं महापौर सम्मेलन बैठक आज 13 और कल 14 मई को होने जा रही है। इस सम्मेलन को लेकर नगर निगम के प्रमिला सभागार को चमकाया जा रहा है और नगर निगम अपने मेहमानों को लेकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इस सम्मेलन में 35 शहरों के महापौर, जिसमें बरेली, लखनऊ, चंडीगढ़, गंगटोक, शिमोगा, अमृतसर, प्रयागराज शामिल है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे और सम्मेलन नगर निगम कार्यालय के पीछे बने सभागार में होगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज से महापौर सम्मेलन होना है और इसी पर और डिटेल में बात कर लेते हैं, जानकारी लेते हैं। हमारे साथी रतीश जुड़ चुके हैं कानपुर से। रतीश, ये महापौर सम्मेलन जो होना है, इसको लेकर कैसी तैयारियां आप वहां पर देख पा रहे हैं और कितने बजे से इस सम्मेलन की शुरुआत हो जाएगी? रतीश, बिल्कुल, देखिए, पहली बार कानपुर शहर में हो रहा है अखिल भारतीय महापौर परिषद सम्मेलन और प्रमिला सभागार के ठीक हम बाहर खड़े हैं, नगर निगम के बाहर हम खड़े हैं और आपको तस्वीरें दिखा दें। ये तस्वीरें हैं प्रमिला सभागार के आसपास की और दुल्हन की तरह इसको सजाया जा रहा है, क्योंकि तमाम जनपदों के, तमाम शहरों के जो मेयर हैं वो यहाँ पर आएंगे। आपको तस्वीरें दिखा दें, नगर निगम लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है और कार्रवाई के साथ साथ आपको ये तस्वीरें दिखाएं कि प्रमिला सभागार है, यहाँ पर भव्य गेट बनाया गया है और गेट पर अखिल भारतीय महापौर परिषद की जो बैठक होनी है उसके लिए यहाँ पर आने वाले जो महानुभाव हैं उनका स्वागत करने की होर्डिंग लगी है। अंदर अगर लेकर के चलें तो ये वही सभागार है, प्रमिला सभागार, जहाँ पर आज 35 से ज़्यादा शहरों के, देश भर के विभिन्न शहरों के मेयर यहाँ पर पहुँचेंगे। अमृतसर के मेयर होंगे, चंडीगढ़ के मेयर होंगे, कर्नाटक के शिमोगा से मेयर होंगे, बेंगलोर के होंगे, मैंगलोर के होंगे, तमाम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के मेयर यहाँ पर होंगे और ये सभागार है, यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, तैयारियाँ शुरू हो रही हैं। आज अगर बात की जाए तो 2 दिवसीय सम्मेलन है जो पहली बार कानपुर में हो रहा है। 112वीं बैठक है, वर्किंग कमेटी की ये बैठक है और यहाँ का सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा कि जल संरक्षण कैसे किया जाए, क्योंकि लगातार भूगर्भ जल का स्तर गिर रहा है। पानी के संचयन को लेकर, पानी के संरक्षण को लेकर के जो सुविधा होनी चाहिए या जो कार्य किए जाने चाहिए वो नहीं किए जा रहे हैं और यही आज इस बैठक का बड़ा एजेंडा होगा। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस सम्मेलन की शुरुआत होनी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, लेकिन उनकी व्यस्तता के चलते वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, मतलब उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं जुड़ पाएंगे। और इसके बाद आज ये कहा गया है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और समापन उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना करेंगे। तो काफ़ी जो महानुभाव हैं, काफ़ी जो शहरों के मेयर हैं वो आज यहाँ पर पहुँचेंगे और इस बैठक के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तमाम शहरों के विकास को लेकर भी यहाँ पर बात होगी कि विकास शहरों का कैसा होना चाहिए, कि अनप्लान्ड सिटी
बसाई गई हैं, लेकिन जो प्लानिंग है अब कैसे बेहतर की जाए और शहरों को स्मार्ट शहरों में कैसे बदला जाए, इसकी भी बात की जाएगी। तो आज ये सब पूरा एजेंडा होगा और 13 और 14 मई यानी आज और कल फोकस रहेगा जल संरक्षण किस तरीके से किया जाए। पीएम को पहले यहीं पर पहुंचना था फिजिकल तौर पर, लेकिन हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम ही इसकी शुरुआत करेंगे और 35 शहरों के महापौर यहां पर पहुंचेंगे। ये जानकारी आपने दी, शुक्रिया रतीश आपका पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। आज सीएम वाराणसी आने वाले हैं। उनका 2 दिनों का काशी का दौरा रहेगा। वो यहां पर जंगमबाड़ी और डीएवी कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। साथ ही साथ सीएम सर्किट हाउस और कमिश्नरी सभागार में अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर बैठक भी करेंगे। वहीं सीएम आज विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करने वाले हैं। आज सीएम काशी में रात्रि विश्राम भी करेंगे। 2 दिनों का ये दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का और वहीं पर रात्रि विश्राम भी करने वाले हैं। अब तफसील से आपको बताते हैं सीएम योगी का पूरा कार्यक्रम काशी का क्या है। 2 दिन के काशी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, ये आप जान लीजिए। जंगमबाड़ी मठ के धार्मिक कार्यक्रम में भी उनको शिरकत करना है। इसके अलावा डीएवी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर वो शामिल होंगे और उसके बाद सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ में मीटिंग होनी है सीएम योगी आदित्यनाथ की। सर्किट हाउस में उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे जिनसे भी वो बातचीत करेंगे और कमिश्नरी सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, ऐसी खबर है। विकास परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और दशाश्वमेध के टूरिस्ट प्लाजा का निरीक्षण भी करेंगे सीएम, ऐसी खबर है। फुलवरिया 4 लेन का निरीक्षण भी कर सकते हैं, हालांकि ये अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि कर सकते हैं फुलवरिया 4 लेन का निरीक्षण भी सीएम योगी और कजाकपुरा में निर्माणाधीन आरओबी का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो उनका पूरा कार्यक्रम किस तरीके से रहने वाला है, 2 दिनों तक वो वाराणसी में ही रहेंगे, रात्रि विश्राम वहीं पर करने वाले हैं। चलिए और ग्राउंड पर किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, वहां पर नीतीश के पास क्या जानकारी है वो जान लेते हैं। नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, कितने बजे वो पहुंचेंगे, कार्यक्रमों की शुरुआत कहां से होगी, कितने बजे से होगी, वो जरा बताएं। दीपा, अगर कार्यक्रमों की शुरुआत की बात करें तो 12 बजे सीएम काशी पहुंच जाएंगे और 12 बजे के बाद सबसे पहले सर्किट हाउस आएंगे और यहां पर जो उनके कार्यकर्ता बंधु हैं उनसे मुलाकात करेंगे और इसके बाद सीएम यहां से जंगमबाड़ी मठ के बाद फिर डीएवी कॉलेज और डीएवी कॉलेज के बाद फिर वापस आएंगे सीएम और यहां पर अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। ये समीक्षा बैठक कानून व्यवस्था और इसके साथ ही जो निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं उनकी स्थिति क्या है इसको लेकर होगी। तो ये बैठक करने के बाद सीएम आज रात को फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी जाएंगे और 2 निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं सीएम, ऐसी सूचना है। तो खास तौर पे जो निर्माणाधीन परियोजनाएं दशाश्वमेध जो बन रहा है, प्लाजा बन रहा है, वहां पर जाएंगे और इसके साथ ही फुलवरिया 4 लेन और एक अन्य परियोजना, इन 3 जगहों की बात है, लेकिन इनमें से 2 जगहों पर सीएम जाकर इनका स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके साथ कल सुबह जहां के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, उस बैठक में सीएम मुख्य तौर पे मौजूद रहेंगे और इस बैठक के माध्यम से कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पार्टी और संगठन की रणनीति क्या होगी, इसके साथ ही जनप्रतिनिधि जमीन पर कैसे काम करें और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच कैसे समन्वय की स्थिति रहे, ये सारी चीजें इस मीटिंग में चर्चा होनी है। तो आज सीएम यहां पर आएंगे और कल वापस जाएंगे। 2 दिवसीय दौरा है और काशी में इसे लेकर खास तौर पर तैयारियां हैं। आपको बता दें कि सीएम के आने और जाने का जो रूट है वहां पर पहले से जो यातायात है वो कुछ देर के लिए मतलब 20 मिनट पहले वहां यातायात रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही जब सीएम वहां से गुजर जाएंगे तो उसके बाद यातायात बढ़ाया जाएगा। जहां जहां से सीएम गुजरेंगे वहां कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और तैयारियां वहां पर की जा रही हैं और सीएम योगी जब पहुंचेंगे तो अधिकारियों से भी वो बातचीत करेंगे, समीक्षा करेंगे, विकास की परियोजनाएं जो वहां पर चल रही हैं उनकी रफ्तार किस तरीके से है इसके बारे में भी वो जानकारी लेंगे। आप रहिए नीतीश हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर है वाराणसी से। ज्ञान व्यापी मामले की सुनवाई करने वाले जज को भी सता रहा है अपनी सुरक्षा का खतरा। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। ज्ञान व्यापी मस्जिद पर फैसला देने वाले जज ने ये कहा है, साधारण से मामले को असाधारण बनाकर डर का माहौल बना दिया गया है। देखिए जज ने ये कहा है, मेरे परिवार को, मेरी और मुझे परिवार की चिंता लगातार बनी रहती है। ये बड़ी खबर है। ज्ञान व्यापी मामले पर सुनवाई करने वाले जज को अपनी जान का खतरा किस तरीके से सता रहा है, सुरक्षा का खतरा किस तरीके से वो महसूस कर रहे हैं। और ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में फैसला देने वाले जज हैं जो कह रहे हैं कि साधारण सा एक मामला था जिसे असाधारण बना दिया गया और डर का माहौल
बाकायदा किया गया। इसी पर हमारे साथी नीतीश लगातार बने हुए हैं। नीतीश, देखिए जज का ये कमेंट, जज का ये कहना अपने आप में ये दिखाता है कि वो किस तरीके से डर महसूस कर रहे हैं, उनका पूरा परिवार किस तरीके से डरा हुआ है। अब इस पूरे मामले को किस तरीके से देखें, सुनवाई वो कर रहे हैं, सुनवाई उन्होंने की है। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि एक साधारण सा मसला था जिसको असाधारण बना दिया गया। निश्चित तौर पे दीपा, जिस तरह से सर्वे की कार्रवाई है, सर्वे साधारण सर्वे ये है, और साधारण सर्वे को जिस तरह से तूल देकर कहीं ना कहीं कहा गया कि इस पर जो बयान दिए गए कि किसी भी कीमत पर इस सर्वे को होने नहीं देंगे। अरे हुआ क्या था, अंदर जाकर सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी ही तो करानी थी, लेकिन इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं किसी विशेष व्यक्ति द्वारा एक तूल दे दिया गया। उसके बाद जो स्थितियां सामने उत्पन्न हुई, स्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि एक वर्ग को कहीं ना कहीं डर सताने लगा, और उस डर की वजह यह बनी है कि अब जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है उन्हें भी ये भय सताने लगा है। और यहाँ तक जज ने तो यहाँ तक कहा है कि मेरी माँ ने मुझे कहा है कि इस कमीशन की कार्रवाई को न करें। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाराणसी जिला प्रशासन, वाराणसी कमिश्नरेट इस डर को समाप्त करेगा? अगर ये डर बन रहा है तो इस डर के पीछे की वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है उनके डर के पीछे की वजह कुछ और भी है, कहीं उन्हें कोई धमकी तो नहीं मिली? ये सारी चीज़ें अभी पूरी तरह से पुष्ट नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि इस मामले के जो जज हैं सिविल जज सीनियर डिवीजन, उनके परिवार को उनकी और उन्हें अपने परिवार की चिंता सता रही है, और उनकी मां ने उन्हें कमीशन की कार्रवाई न करने के लिए कहा है। तो यही बड़ा सवाल है जज कि के जब समर्थन में कोई जज सारे हिंदू संगठन भी आ गए हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन को सुरक्षा देनी चाहिए, सुरक्षा और बढ़ा देनी चाहिए जज साहब की। शुक्रिया आपका नीतीश पूरी जानकारी के। बागपत की काशीराम कॉलोनी में नमाज पढ़ने और हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर तनाव हो गया। आरोप यह है कि मुस्लिम लोग कॉलोनी के सरकारी आवास में अनुमति के बिना नमाज पढ़ते हैं, और पुलिस ने पिछले सप्ताह जुमे की नमाज पढ़ने वाले 4 लोगों को नोटिस जारी कर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई थी। जमीयत उलेमा हिंद ने प्रशासन से मांगी है सरकारी आवास में नमाज पढ़ने की अनुमति, और हिंदू जागरण मंच ने दे रखी है चेतावनी, आवास में नमाज पढ़ी जाएगी तो बाहर होगा हनुमान चालीसा का पाठ। काशीराम कॉलोनी में जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस बल तैनात रहेगा। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र में काशीराम कॉलोनी है, जहां पर नमाज पढ़ने और हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर 2 समुदायों के बीच में विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। गैंगस्टर और भूमाफिया यशपाल तोमर के खिलाफ मेरठ पुलिस बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। ग्रेटर नोएडा के चिटहेरा में 135 बीघा जमीन मेरठ पुलिस कुर्क करेगी। मेरठ पुलिस लाइन से एसएसपी, एएसपी ब्रह्मपुरी विवेक चंद यादव क्यूआरटी और भारी पुलिस फोर्स के साथ नोएडा के लिए रवाना हो चुके हैं, ऐसी जानकारी है। और बागपत के बरवाला गांव के रहने वाले यशपाल तोमर ने अपने नौकरों कृष्णपाल, करमवीर और बेलू के नाम से ये जमीन ली थी, जिसको कुर्क किया जाएगा मेरठ पुलिस की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि एएसपी पूरे दल बल के साथ रवाना हो चुके हैं मेरठ से। गैंगस्टर यशपाल तोमर के खिलाफ आज मेरठ पुलिस सबसे बड़ा एक्शन लेने जा रही है। उसकी 135 बीघा जो जमीन है नोएडा में उसको कुर्क करने जा रही है। और ये देखिए कि मेरठ से जो भारी पुलिस फोर्स है वो यहां से रवाना होना शुरू हो गया है। ये सीधे यहां से दादरी जाएंगे, और दादरी के चितेरा में जो 135 बीघा जमीन है जिसकी 78 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत बताई जा रही है, उसको जो कुर्क करने की कार्रवाई है वो वहां पर की जाएगी। देखिए क्विक रेस्पॉन्स टीम यहां से रवाना हो चुकी है, और उसके बाद ये सीधी दादरा के लिए यहां से रवाना हो रही है। दूसरा और देखिए कि जो दूसरा और पुलिस का वाहन है वो भी यहां से रवाना हो रहा है। सीधे ये लोग दादरी जा रहे हैं। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें कि जो परतापुर पुलिस है, ब्रह्मपुरी पुलिस है, वो भी इन लोगों के साथ यहां से सीधा रवाना हो जाएगी। आज ये सबसे बड़ी कार्रवाई जो है वो यशपाल तोमर के खिलाफ होने जा रही है। यशपाल तोमर एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसने उस पर तमाम जो मुकदमे हैं वो दर्ज है, और एक बहुत बड़ा जो हनी ट्रैप का सिंडिकेट चलाने का काम करता है। लोगों को डरा धमकाकर हनी ट्रैप में फंसाकर उनकी जो बेशकीमती जमीन है उस पर कब्जा कर लेता था, उसे औने पौने दाम में खरीद लेता था। और जब मेरठ पुलिस ने कई मुकदमों की जांच करी तो तस्वीर निकलकर सामने आई, और आज आखिरकार गैंगस्टर यशपाल तोमर की जो 135 बीघा जमीन नोएडा में है, आज उसको मेरठ पुलिस कुर्क करने के लिए यहां से रवाना हो चुकी है। और ये 135 बीघा जमीन कुर्क करने की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। क्योंकि कहीं कोठी की बात हो, गाड़ियां कुर्क करने की, तमाम माफिया डॉन की बात हो, वो तो अब तक की गई है। करोड़ों रुपए की जो जमीनें हैं वो जरूर कुर्क की गई है, लेकिन 135 बीघा जमीन कुर्क करने की ये शायद अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है।
वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। अब देखिए इस पूरे मामले का खुलासा करने वाले मेरठ एएसपी विवेक चंद यादव का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। यशपाल तोमर, उसकी करीब 135 बीघा के आसपास ज़मीन है जो उसने अपराध से अर्जित करके बनाई है और यहाँ के मेरठ में ब्रह्मपुरी थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत उसमें जो 14(1) की कार्रवाई होती है उसके अंतर्गत ये कार्रवाई होने जा रही है।